गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। आप अपनी मेहनत को कड़ी मेहनत को बरकरार रखें और सफलता की ओर आगे बढ़े ताकि लोग आपको हराने के लिए साजिश करना पड़े उन्हें। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 22 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया उन्नत आरोग्य श्री स्कीम। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य योजना शुरू की गई है। उन्नत आरोग्य श्री योजना के तहत रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा राज्य में लगभग 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में उन्नत आरोग्य स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर में 2 की ओर। काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सेकंड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पीएम ने काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया और काशी तमिल संगम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ यह पहले पूरे देश में एकता और सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के उनके दृष्टिकोण के अनुरूप है, जबकि नमो घाट का कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान प्रदान और विविधता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि पीएम हाल ही में इनॉग्रेट किए हैं सेकेंड फेज ऑफ काशी तमिल संगम, और इसके साथ साथ उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है काशी तमिल संगम एक्सप्रेस ट्रेन को भी। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूनम खेत्रपाल। पूनम खेत्रपाल को हाल ही में नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। WHO की क्षेत्रीय निर्देशक दक्षिण पूर्व एशिया, देखिए WHO की क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। भारतीय नागरिक सिंह को भूटान का 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने सम्मानित किया। किंग ने कहा कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की पहली महिला क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने 2014 से लेकर 2024 तक भूटान में परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी के साथ डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के राजा के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो भूटान के राजा कौन है? तो उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये याद रखिएगा कि भूटान के किंग के द्वारा हाल ही में हमारे इंडियन जो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह है उनको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान से सम्मानित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा सौरभ कोठारी। सौरभ कोठारी ने हाल ही में सीनियर नेशनल स्नूकर टाइटल जीता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। सौरभ कोठारी ने चल रही 90th राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप में अपना पहला वरिष्ठ राष्ट्रीय 15 रेड स्नूकर ताज जीता। इसी के साथ पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सौरभ कोठारी ने फाइनल में उत्तर प्रदेश के पारस गुप्ता को 6-2 से हराकर अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय 15 रेड स्नूकर खिताब जीता है। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्पोर्ट्स के लिए। तो देखिए सौरभ कोठारी ने हाल ही में फर्स्ट सीनियर है जो नेशनल 15 रेड स्नूकर क्राउन को जीते हैं। कौन सा एडिशन चल रहा था? तो 19th नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप में सौरभ कोठारी को जीत हासिल हुई है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर जाएगा र्यूवेन अजर। र्यूवेन अजर को हाल ही में न्यू एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू इंडिया में नए इजराइल एम्बेसडर को चुना गया है जिसका नाम है र्यूवेन अजर। जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में।
इजरायली सरकार ने 17 दिसंबर 2023 को भारत में नए राजदूत के रूप में रूवेन अज़ार की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अज़ार, जो वर्तमान में रोमानिया में इसराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत है, श्रीलंका और भूटान में बीएचआई गैर निवासी राजदूत की भूमिका भी निभाएंगे। उनकी नियुक्ति इजरायली सरकार द्वारा 21 नए मिशन प्रमुखों को नामित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जो रूवेन वर्तमान में राजदूत नाओर गिलोन का स्थान लेंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इजरायली सरकार के द्वारा हाल ही में उनके एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है हमारे इंडिया में। उनका नाम क्या है? तो रूवेन अज़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में किस बीमारी को डब्ल्यूएचओ द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोमा डिजीज। नोमा डिजीज को हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में अपनी आधारिक सूची में नोमो, जिसका मतलब होता है केंक्रम, ओरिश या ग्रेगिनिस स्टोमैटिटिस को शामिल करने की घोषणा की है। यह निर्णय, जिसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह की 17वीं बैठक द्वारा अनुशंसित किया गया था। नाइजीरिया सरकार ने नोमा को एनटीडी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये जो एनटीडी सूची में नए शर्तों को जोड़ने की एक औपचारिक प्रक्रिया जो 2016 में एसटीएजी-एनटीडी द्वारा स्थापित की गई थी, वो वर्तमान में नोमा के साथ डब्ल्यूएचओ एनटीडी सूची में 21 बीमारियों या बीमारियों के समूह में शामिल है। पिछले वर्षों में निम्नलिखित बीमारियां जोड़ी गई थी, जो कौन सा था? तो माइसेटोमा जो 2016 में जोड़ा गया था, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस और अन्य गहरे माइकोसिस या माइसेस्टोमा, खुजली, संप्रदस एनेवोमेशन 2017 के साथ एक ही समूह में विलीन हो गए हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए याद रखने लायक होगा कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा जोड़ा गया एक जिसका नाम है नोमा डिजीज को जोड़ा गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ये डिजीज के कैटेगरी में जोड़ा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। द लैसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सबसे अधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं? तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हुआ है। बिहार में अकॉर्डिंग टू द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो चाइल्ड मैरिज है, जो गर्ल्स का चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा बिहार में देखा गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। द लैसेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बाल विवाह अभी भी प्रचलित है और 5 लड़कियों में से एक और 6 लड़कों में से एक की अभी भी बचपन में शादी हो रही है, जिससे प्रगति रुकी हुई दिखाई देती है। शोधकर्ताओं के अनुसार 2021 में बाल विवाह की संख्या लड़कियों में 13 लगभग देखिए 13,464,450 देखिए 13,464,450 और लड़कों में 14,54,894 थी। बाल विवाह के कुल बोझ में आधे से अधिक को योगदान 4 राज्यों, जिसमें बिहार सबसे टॉप पे है 16.7%, पश्चिम बंगाल 15.2%, उत्तर प्रदेश में 12.5% और महाराष्ट्र में 8.2% का है। लड़कों के लिए गुजरात में 29%, बिहार में 16.5%, पश्चिम बंगाल में 12.9% और उत्तर प्रदेश में 8.2% पर 60% से अधिक का बोझ है। बालिका बाल विवाह का प्रचलन 1993 में 49% से घटकर 2021 में 22% हो गया है, जबकि बालक बाल विवाह 2006 में 7% से घटकर 2021 में 2% हो गया है। तो हमारे लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा कि हाल ही में बिहार में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा अभी भी भारत के बिहार राज्य में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए इसरो चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2028 में। 2028 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4, ताकि वो वापस ला सके चंद्रमा से सैंपल्स को। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 4 को वापस लाने की योजना बना रहा है। इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष एजेंसी के विजन 2047 के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 2028 तक 4 वर्षों में चंद्रमा से नमूने को लाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉडल
भारत को नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन जो रोबोट की मदद से प्रयोग करने में सक्षम होगा, 2028 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। जबकि मिशन के बारे में बताते हुए सोमनाथ ने कहा कि 2 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे, अलग हो जाएंगे और एक चंद्रमा से नमूने लेगा और फिर वापस जुड़कर पृथ्वी पर आएगा। सोमनाथ ने ये भी कहा कि नमूने एकत्र करने के लिए रोबोटिक हथियार, चंद्र कक्षा और पृथ्वी की कक्षा में डॉकिंग के लिए तंत्र और नमूने के स्थानांतरण सहित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर काम चल रहा है। यह मिशन अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक जटिल होने की उम्मीद है, जबकि चंद्रयान 3 में जहां 30 किलो का रोवर था, वहीं चंद्रयान 4 में 350 किलो की भारी रोवर लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। हमारे इंडिया के द्वारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा कि इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा और उसे फिर से वापस इंडिया लाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो पहली एयरलाइंस बनी है जो इंडिया फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बनी है जो कैरी की है लगभग 100 मिलियन पैसेंजर्स को एक सालों में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की कि इसने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया। यह माइलस्टोन 2022 की तुलना में यात्री यातायात में 22% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि एयरलाइन ने 78 मिलियन से अधिक यात्रियों को ले जाया था। इंडिगो प्रतिदिन 2000 से अधिक उड़ानें संचालित करता है और 86 घरेलू और 32 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को कवर करता है। अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करते हुए इसने इस वर्ष मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के लिए 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की है। नवंबर 2023 तक 61.8% घरेलू बाजार हिस्सेदारी के साथ यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बनी है। तो देखिए ये पॉइंट्स याद रखने वाली है कि इंडियन एयरलाइन इंडिगो के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है कि एक साल में लगभग 100 मिलियन लोगों को ट्रैवल करवाया है एयरलाइंस के माध्यम से। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। देश की जीडीपी में योगदान देने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर जगह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज जीडीपी बना है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इससे पहले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर था, जबकि अब सेकंड पोजीशन पे हो गया है। देश की कुल जीडीपी में 15.7% की जीडीपी हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है। तो महाराष्ट्र सबसे आगे है, सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। जीडीपी हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को 9.1%, गुजरात 8.2% और पश्चिम बंगाल में 7.5% जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया, जबकि कर्नाटक में 6.2%, राजस्थान में 5.5%, आंध्र प्रदेश में 4.9% और मध्य प्रदेश में 4.6% जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से काफी पीछे है। तो ये सारे स्टेट का जीडीपी बता दिया गया है और ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। फर्स्ट कौन है? तो महाराष्ट्र। ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 21 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी को किस कंट्री का राष्ट्रपति चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट का। क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2024 इंटरनेशनल कैंपसाइट्स ईयर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। हर वर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। राज्यसभा में सांसदों को किस नियम के तहत निलंबित किया जाता है? तो रूल 255। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर। किस कम्युनिटी के लिए? तो सिख कम्युनिटी के लिए इसे लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चित गैलफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो भूटान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला चाइना के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 8। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदा गया सबसे महंगा खिलाड़ी अब तक का मिचेल स्टार्क है। क्वेश्चन नंबर 9। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है श्रीलंका के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या होगा?
व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी? एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए मीथेन, हेक्सेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन, इथेन, पेंटेन या हेक्सेन, इथेन, मीथेन या पेंटेन। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ स्लेव गुलाम डायनेस्टी, यानी जो गुलाम डायनेस्टी आई थी हमारे भारत में, उनके क्रम के बारे में जानेंगे। गुलाम डायनेस्टी में कौन कौन पहले थे? तो सबसे पहले संस्थापक फाउंडर कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लगभग 1206 से 1210 पीरियड तक यहाँ पे शासन किए। ये क्या कहलाते हैं? देखिए, फाउंडर ऑफ मामुल्क डायनेस्टी। और स्लेव किसके गुलाम थे? तो मोहम्मद गौरी के। तो इसीलिए ये डायनेस्टी का नाम ही गुलाम डायनेस्टी बना था। दूसरा था आरम शाह। आरम शाह लगभग 1210 से 1211 तक शासन किए। ये एल्डेस्ट सन था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। दूसरा है शाम्स उद्दीन इल्तुतमिश। ये 1211 से 1236 तक शासन किया था। ये दामाद था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर चौथा हो गया रुकुनुद्दीन फेरुज शाह। ये 1236 तक शासन किया था। ये इल्तुतमिश का बेटा था। और पांचवा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एकमात्र फीमेल थी, महिला थी, जो गुलाम डायनेस्टी की शासक बनी थी, जो लगभग 1236 से 1240 तक शासन की थी। ये डॉटर किसकी थी? तो इल्तुतमिश की, और ग्रैंड डॉटर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गुलाम डायनेस्टी में एकमात्र महिला रजिया सुल्तान ही शासन करने वाली एकमात्र महिला थी, जो लगभग 1236 से 1240 तक शासन की। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।